चर्चा गर्म है। बिहार की सियासत को साधने के लिए राहुल गांधी ने अब आरक्षण का नया फार्मूला गढ़ा है और इस आरक्षण के फार्मूले में इस बार अति पिछड़ा समाज को अपनी ओर गोलबंद करने के लिए राहुल गांधी इस बार बिहार में कोई नया काम करने जा रहे हैं। और इससे जो राहुल गांधी और साथ ही साथ महागठबंधन की पूरी जो टीम है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे फिर वामपंथी दल हो या उनके साथ शामिल अन्य जो तमाम घटक दल हो, उन सब की कोशिश है कि बिहार के उस बड़े समाज को अपनी ओर गोलबंद करना, जिसके सहारे पिछले कई वर्षों से नीतीश कुमार उसे अपना मुख्य वोट बैंक मान करके और लगातार सत्ता में काबिज है। तो क्या राहुल गांधी जिस रणनीति के हिसाब से कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य घटक दलों को वर्ष 2025 में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने का ख्वाब देख रहे हैं, वह पूरा होगा या फिर यह केवल और केवल उनका ख्वाब ही रह जाएगा? तो आज के चर्चा गर्म है कि विशेष कार्यक्रम में मैं प्रियदर्शन अपने साथी धीरेन्द्र के साथ हूं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी ने जो रणनीति बनाई है वह सफल होगी। तो धीरेन्द्र जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, राहुल ने जो चाल चली है वह क्या चाल सही है शतरंज के विषाद पे? कहते हैं ना कि तू मौसमों की तरह घर बदलते रहता है और परिंदों की तरह पर बदलते रहता है, तेरे सफ़र में कोई तेरा साथ कहाँ तक दे, तू अपनी चाल बराबर बदलते रहता है। राहुल गांधी अपने पिछले 2 साल की पॉलिटिक्स में जिन जिन स्टैंड को लिया, वो हर चुनाव के बाद अपने उस स्टैंड को छोड़ देते हैं। नया स्टैंड ये आया है एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में एंट्री ली थी। एसआईआर का मुद्दा वो लोगों को कन्विंस करते, समझाते, तब तक उनकी शायद खुद की समझ हो गई कि ये मुद्दा चलने वाला नहीं है। अब वही पुराना मुद्दा आया है जिस पुराने मुद्दे के आश्रय 1990 से इस देश की राजनीति चल रही है, मतलब आरक्षण। आरक्षण के जिन्न के सहारे राहुल गांधी या ये कहिए कि महागठबंधन बिहार में सीएम की कुर्सी तक पहुंचना चाहता है। दावा यह है कि जो पहले किया गया वो कुछ नहीं था, हम जो करेंगे वही बहुत कुछ होगा। जो कल की मीटिंग हुई, कल 2 मीटिंग हुई इनफैक्ट पटना में, एक हुआ कांग्रेस का सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई और दूसरी मीटिंग हुई महागठबंधन की। वहां से तमाम नेता निकले, एक होटल में गए और वहां पर महागठबंधन की बैठक हुई। ये जिन उस मीटिंग का है, वहां पर पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को लेकर एक 10 सूत्री कार्यक्रम लाया गया। उस 10 सूत्री कार्यक्रम में यह कहा गया कि अब हम मंडल कमीशन के बचे हुए सिफारिशों को लागू करेंगे। उस कार्यक्रम में यह कहा गया कि शैक्षणिक संस्थान पर भी और निजी संस्थान पर भी मंडल कमीशन को इंपोज किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थान में पहले से भी था, लेकिन जो निजी शैक्षणिक संस्थान है वहां पर भी मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू किया जाएगा। वहां पर यह कहा गया कि कर्पूरी जी ने कुछ दिया, लालू जी ने कुछ दिया, राबड़ी जी ने कुछ दिया, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आए तो 24% दिया। और ये तब उन्होंने कहा जब बिहार में नीतीश कुमार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुछ एक हिसाब से देखें तो 50%, अदरवाइज उनका 35% का आरक्षण का फॉर्मूला चल रहा है। कुल मिला के अब मुझे ये समझ में आ रहा है प्रियदर्शन कि विपक्ष के पास एजेंडा की कमी हो रही है, या ये कहिए कि वो कोई एजेंडा सेट करने में नाकाम हो रहे हैं, जबकि हम लोगों की नजर में इतने एजेंडा हैं जहां पर राज्य सरकार को घेरा जा सकता है। एक थर्ड फ्रंट खड़ा करने वाली पार्टी लगातार एजेंडों का बौछार कर रही है। बावजूद इसके इनके पास आसरा है तो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का, बावजूद इसके इनके पास उम्मीद बची हुई है तो सिर्फ और सिर्फ जातीय गोलबंदी की। जैसे आपने कहा कि इनके पास मुद्दे नहीं हैं, भटक रहे हैं, लेकिन सवाल तो यह उठता है ना कि जो लोकतंत्र है वह संख्या बल से चलता है, और संख्या बल के लोकतंत्र में अगर बिहार में हम मौजूदा समय में ईबीसी ओबीसी आबादी को देखें, एससी एसटी आबादी को देखें, तो यह वह आबादी वर्ग है जिसके सहारे बिहार में पिछले वर्ष 1990 से खास करके लगातार सियासत चल रही है। तो अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने रणनीति बनाई है कि वह इसी वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उन्हें लोक लुभावन चीजें देने के लिए वो घोषणाएं कर रहे हैं, तो यह तो जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं उनके लिए चिंता की लकीर है ना कि आप वो कह रहे हैं कि हम जो 50% आरक्षण का जो अभी लगा हुआ है इस हम कैप को हटाएंगे, वो कह रहे हैं कि हम जो ईबीसी ओबीसी समाज है उनके लिए कई अन्य चीजें करेंगे, पंचायत हो या नगर निकाय हो यहाँ पर हम आरक्षण के दायरे को बढ़ाएंगे, निजी शिक्षण संस्थान हो या फिर निजी संस्थान हो,
उन जगहों पर आरक्षण लाने का प्रावधान करेंगे, तो यह तो सत्ता पक्ष के लिए चुनौती है ना। फिर देखिए, आरक्षण राज्य सरकार को देना नहीं है, आरक्षण विषय है केंद्र सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने 50% की कैपिंग कर रखी है। एक तर्क यह दिया जाता है कि ईडब्ल्यूएस के नाम पर 50% की दीवार को ढहा दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रेस्ट 50% बचा हुआ है, उस रेस्ट 50% में उन्हीं लोगों को लगाया गया है जो उसी रेस्ट 50% में आते हैं। तो वो जो 50% की कैपिंग है, उस कैपिंग का उल्लंघन नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात है, आप कह रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे, दल में आरक्षण देके दिखाइए। एक परिवार का मुखिया, एक परिवार का सदस्य ही मुख्यमंत्री होगा, उसी परिवार का सदस्य उप मुख्यमंत्री होगा, उसी परिवार का सदस्य मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करेगा। और आप बात कर रहे हैं कि हम पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। कल की ही मीटिंग में जहां पर ये बातें चल रही थी, 26%, मात्र 26% टिकट की मांग की गई राष्ट्रीय जनता दल से, और मांग इतनी जबरदस्त थी कि इनके नेता जो भाषण कर रहे थे उनको भाषण रोकना पड़ा। तो भाई, अब तक आप लोगों ने नहीं किया। सबसे पहले तो इसके लिए माफी मांगिए। राहुल गांधी को इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए कि उनके पिताजी राजीव गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर मंडल कमीशन का विरोध किया था। कांग्रेस को इस बात के लिए भी माफी मांगना चाहिए कि 50-60 साल के शासन में अभी तक आप लोगों ने अगर पिछड़ों और दलितों के सुध नहीं ली। मैं आपको रोकना चाहूंगा। राहुल गांधी ने पिछले कई मौकों पर ये बातें कही हैं कि आरक्षण या फिर जो तमाम प्रावधानों लेकर के पिछले दिनों से लगातार बातें कर रहे हैं कि इसे लेकर के पहले चीजें हो जानी चाहिए थी। तो जरूरी नहीं है ना कि पिता जो काम करे वह बेटा भी करे। राजीव गांधी ने नहीं माना था। राजीव गांधी को लगता था कि अब राहुल गांधी को लगता है कि आरक्षण का जो दायरा है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। ये सवाल राजीव गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस आखिर कांग्रेस क्यों माफी मांगे? वो पहले उसे दूसरे धरे पे चल रही थी, राहुल गांधी के हिसाब से चल रही है। आपके पास अवसर था, आपने किया नहीं। जब अवसर आपके पास नहीं है और आप करने की स्थिति में नहीं है, तब ये आप झुंझुना क्यों बजा रहे हैं? आप बहुत पहले की बात नहीं है। राहुल गांधी सदन के सदस्य 2004 में हो चुके थे और राहुल गांधी 2014 तक सदन के सदस्य रहे। राहुल गांधी के सदन के सदस्य के रहते हुए सदन के अंदर हैसियत क्या थी उस समय, जिस समय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, कि सरकार के अध्यादेश को राहुल गांधी फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देते थे और गवर्नमेंट बैकफुट पर आती थी। मनमोहन सिंह ने स्पष्ट कहा कि जो राहुल गांधी चाहेंगे वही हम करेंगे, जो सोनिया गांधी का आदेश होगा वही हम करेंगे। तो वो 10 साल आप क्यों सोए हुए थे? शायद इन्होंने बयान नहीं दिया था कभी भी, शायद ये तो चेक करने वाली बात है। जिस समय अध्यादेश का पेपर फाड़ा गया था उस समय मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट चेक किया जा सकता है। मनमोहन सिंह ने कहा था कि जो राहुल गांधी की इच्छा होगी वही सरकार करेगी, वही हम करेंगे। खैर, आपको उस 10 साल में इन पिछड़ों और दलितों की सुध नहीं याद आई। ये बहुत पहले का मसला नहीं है। उस समय नीति निर्माण में आपकी भूमिका रहती थी, आप अध्यादेश फाड़ रहे थे जनाब, आप सामान्य व्यक्ति थोड़े ही थे। लेकिन आज वो बिहार के चुनाव के संदर्भ में जिन मुद्दों को लेकर के आगे आए हैं, क्या बिहार की विधानसभा निजी क्षेत्र में मंडल कमीशन को लागू करा सकती है? क्या बिहार की विधानसभा के पास इतनी ताकत है कि वो 50% की कैपिंग को तोड़ उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में ऐसे कई प्रावधान लाए गए हैं। देश के कुछ अन्य राज्यों में ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जहां विशेष तौर पर कुछ वर्ग विशेष को आरक्षण का अलग किस्म के लाभ दिया जा रहा है। तो आखिर जब अन्य राज्यों में मिल रहा है तो जो महागठबंधन है कोई अन्य राज्य में नहीं है सिवाय तमिलनाडु में है। और वो एक ऐसा ट्रांजिशनल फेज था जिस समय हो गया तो हो गया, उसके बाद आपको आप देख लीजिए ना भाई, मराठा, जाट, ये दो तो ज्वलंत मुद्दा है जो चल रहा है आंदोलन, और इनके तमाम लगातार आंदोलन करने के बावजूद 50% का कैपिंग नहीं हट रहा है। 50% का कैपिंग हटाने की क्षमता न बिहार विधानसभा के अंदर में है और न ही निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की क्षमता बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार के चुनावों के पहले आखिर इन्हीं मुद्दों पर तो महागठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी में। भैया तो सवाल यह है कि जो काम आपके जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं, आप उन मुद्दों पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आप उन मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं जहां पर आरोप लग रहा है कि सरकार के मंत्री पर सैकड़ों करोड़ का घोटाला
तरह का आरोप लग रहा है। आप उन मुद्दों पर क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर सरकार के मुखिया के स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा किया जा रहा है? आप उन मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं जहां पर पुल बनने से पहले गिर जाता है और बनने के चंद सालों के बाद गिर जाता है? आप उन मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई रहती है और अस्पताल में मरीज के जगह पर कुत्ता देखने को मिलता है? लेकिन नहीं, उन मुद्दों पर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बगैर जातीय उन्माद खड़ा किए हुए चुनाव जीतना आपके लिए मुश्किल है। आप मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने में नाकाम साबित हो रहे हैं, लिहाजा आप कास्ट के सेंटीमेंट को खड़ा करना चाह रहे हैं। जिन तमाम मुद्दों को गिनाया है, चाहे वह बिहार में भ्रष्टाचार का मामला हो, बढ़ता अपराध का मामला हो, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के सवाल हो, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल हो, तो आप स्वयं देखते होंगे कि लगातार तेजस्वी यादव करीब करीब रोजाना इन मुद्दों पर ट्वीट करते हैं, रोजाना इन मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं, रोजाना वह अपराध के बाकायदा बुलेटिन जारी करते हैं कि आज कहां कितनी हत्याएं हुई हैं। तो आखिर नहीं कैसे घेर रहे हैं? घेर रहे हैं ना, एक ओर तो वहां घेर रहे हैं, दूसरी ओर यहां। अब वह चुनाव के पहले ट्वीट और फेसबुक और मीडिया के सहारे राजनीति नहीं होती है। देखिए कुल मिला के लेकिन उनकी बातें पहुंच रही हैं ना, सुनिए कुल मिला के हो क्या रहा है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है। 17 दिन साथ चलने के बाद दोनों भाई को समझ में आ गया कि अब हम बहुत ज्यादा साथ नहीं चल सकते हैं, लिहाजा कांग्रेस अलग चल रही है, तेजस्वी अलग चल रहे हैं। वोट बैंक वही है। कल जो 11 सूत्री या 10 सूत्री मांग की बात की गई है, वो कांग्रेस का एजेंडा था। और पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के एजेंडा पर राजद उस एजेंडा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रही है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस किसी चीज को लीड कर रही है, बिहार के राजनीति की बात मैं कर रहा हूं, और राजद उन चीजों पर फॉलो कर रही है। ये कुल मिलाकर स्थिति जो है ये बहुत अनुकूल नहीं दिख रहा है। अगला आने वाले कुछ दिनों के पॉलिटिकल घटनाक्रम को देखने की कोशिश करें तो जो दो भाई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, राजनीतिक भाई की बात मैं कर रहा हूं, जो दो भाई कभी स्टीयरिंग कौन पकड़ता था और कौन बगल में बैठता था, उन दोनों भाई के बीच में कल मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे। ये तस्वीर भी हम लोगों ने देखा है। तो स्थिति ये है कि जो लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक था, जिस वोट बैंक को सबसे पहले खींचा नीतीश कुमार ने, अब उसी वोट बैंक पर सेंधमारी करने की कोशिश हो रही है। मुद्दों के आधार पर नहीं, संवेदनाओं के आधार पर राजनीति की रोटी सेकने की कोशिश हो रही है। क्योंकि इन लोगों को पता है, यह तमाम दल के राजनेताओं पर यह इंप्लीमेंट होता है, सिर्फ इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिशियंस को इस बात की जानकारी है, ये समझते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मुद्दों पर वोट खींचना मुश्किल होगा, सेंटिमेंट पर वोट खींचना आसान होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो इनके अधिकार क्षेत्र की जो चीजें नहीं है, ये उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव, भाई विधानसभा की हैसियत जिन चीजों में, आप उन्हीं मुद्दों पर आइए ना। आप उन मुद्दों पर नहीं आ रहे हैं, आप बाढ़ सुखाड़ के मुद्दों पर नहीं आ रहे हैं, आप आ रहे हैं आरक्षण के मुद्दों पर। चूंकि आपको ऐसा लगता है कि 1990 से हम आरक्षण के मुद्दे के आसरे ही राजनीति कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि हम आरक्षण के मुद्दे के कारण ही 1990 से राजनीति से बाहर हो गए। तो बिहार, जहां की करीब 80% जो आबादी है वह अति पिछड़ा और SC/ST वर्ग से जुड़ी हुई आबादी है, उस आबादी वर्ग को बिहार विधानसभा चुनावों के पहले अपनी ओर आकर्षित करने के लिए महागठबंधन ने जो पासा फेंका है, उस पासा में अब जो सत्ताधारी दल हैं वो कहां तक थोड़ा सा विषय को और हम लोग अगर कल ही की घटना का अगर जो विश्लेषण कर लें, एक घटना कल और हुई है पॉलिटिकली, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए चर्चा गर्म है, हम लोग उस विषय को ले रहे हैं। प्रशांत किशोर त्रिकोणीय चुनाव बनाने के लिए व्याकुल हैं और त्रिकोणीय चुनाव बनाने के लिए वो प्रयासरत हैं। वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि मुद्दों पर बहुत देर तक बात नहीं किया जा सकता है। कल उन्होंने भी एक सेंटिमेंटल कार्ड खेल दिया। कल वो गया जी गए हुए थे, मतलब गया गए हुए थे, और वहां पर मुसलमानों के बीच में वो बैठक कर रहे थे, और एक शिगुफा उन्होंने छोड़ा। ये पॉलिटिकल शिगुफा है, ये एक पॉलिटिकल ऐसा पत्ता है जो स्वीकार करना अगले के लिए मुश्किल है, लेकिन प्रचार करना बड़ा आसान है। जिसने फेंका है उसके लिए ये कह रहे हैं कि जहां पर महागठबंधन मुस्लिम उम्मीदवार देगा, मैं वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दूंगा, लेकिन जहां पर मैं मुस्लिम उम्मीदवार देता हूं वहां पर महागठबंधन में मुस्लिम उम्मीदवार नहीं देगा। तो एक जगह हम लोग देखते हैं प्रदर्शन कि वहां जाति की राजनीति हो रही है। प्रशांत किशोर उससे एक कदम आगे बढ़ के
धर्म की राजनीति पर खुल्लम खुल्ला हाँ, बात करने प्रशांत लगे। कह रहे हैं कि बिल्कुल अगर राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताता है तो हमने यह फार्मूला दिया है, आप इस फार्मूले को लागू करें। तो खैर, प्रशांत किशोर का फार्मूला लागू होगा या नहीं होगा, और महागठबंधन की ओर से जो आरक्षण के नए फार्मूलों की बात राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने की है, उसमें अब सत्ता पक्ष इस पासा फेंकने में कितना फंसता है और इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, यह तो आने वाले समय में लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो विशेष न्यूज फाउंडेशन के कार्यक्रम चर्चा गर्म में आप हमारे साथ बने रहें, और हम ऐसे ही रोजाना आपके साथ बिहार की सियासत और अन्य तमाम मुद्दों को लेकर के हाजिर रहेंगे।